अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानह 9 मई के 2 मुकदमात में फैसला सुना दिया, जिसमें पार्लियामेंट के बड़े नाम, जिनमें कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी लीडर शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसके अलावा 100 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को भी कैद की सजाएं सुनाई है। ना सिर्फ एक तरफ ये फैसलाबाद से फैसले आए, बल्कि दूसरी तरफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज तहरीक इंसाफ के मजीद 41 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, इनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा शामिल हैं। जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकम राजा, शिबली फराज, फैसल जावेद, रऊफ हसन, मुराद सईद, हमाद अजहर, आतिफ खान, शेब शाहीन, आजम सवाती, साहिबजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शौजब और शंदाने गुलजार भी शामिल हैं, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्ज़मान के पेश ना होने पर जो है ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की और अदालत ने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया है। आज जो अदालत से सजाएं हुई, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इन पार्टी रहनुमाओं को अदालत से सजाएं सुनाए जाने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो ऐवान के बाइकॉट या चलाने से मुतालिक जल्द फैसला करेंगे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक के लिए तैयारियां कर रही है, उस हवाले से मुल्कगीर एहतजाज का जो ऐलान कर रखा है, पार्टी ने F9 पार्क में इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान करते हुए इसकी इजाजत के लिए DC इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे दी है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक तरफ तो जो बानी PTI हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात नहीं हो रही। फिर उसके बाद पार्टी में पिछले कुछ अरसे से बड़े तवातुर के साथ इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं और अब ऐसा लगता है कि ये जो हालिया सजाएं हुई हैं, जिनमें पार्टी के बड़े रहनुमा शामिल हैं और वो रहनुमा शामिल हैं जो कि पार्लियामान के अंदर जो पार्टी को चला रहे थे, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल जैसे नाम शामिल हैं, अब ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए पार्लियामान के अंदर मामला चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही अब क्योंकि तहरीक चलानी है तो इन रहनुमाओं की मूवमेंट के हवाले से भी मुश्किलात होंगी। लेकिन साथ ही आज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC भी हुई और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जब मरकजी क़यादत इस्लामाबाद के निजी होटल में पहुंची, जहां पर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना था, तो मकामी जो होटल की इंतजामिया थी उसने बुकिंग ही कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से APC का वेन्यू भी तब्दील करना पड़ा। APC में शरीक रहनुमाओं ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बुकिंग करवाई थी, इसे मनसूख कर दिया गया और हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत के साथ नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये जो सजाएं हुई हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से 9 मई के मुकदमात का जो है वो फैसले आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा सरगोदा की जो अदालत थी वहाँ से फैसला आया, फिर लाहौर में जो है वो इस हवाले से फैसला सुनाया गया और आज फैसलाबाद में जो है वो फैसला सुनाया गया। अब ये बहुत बड़ी तादाद है एक तरफ तो कारकुनों की, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, जो बड़े नाम हैं, वो इनमें शामिल हैं। अब ये तमाम के तमाम मामला जो है वो पार्टी पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, पार्टी इन सजाओं को किस तरह से देखती है और पार्टी जो तहरीक चलाने का 5 अगस्त को पार्टी ने ऐलान कर रखा है तहरीक का या एहतजाज का, वो किस तरह से होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। खास तौर पर ये जो कानूनी मामलात हैं इन केसेस में, उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, ये जो सजाएं हुई हैं, तवक्को की जा रही थी, पार्टी को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से सरगोदा और लाहौर से फैसला आया है उसी तरह से बशमूल फैसलाबाद बाकी जगहों से भी फैसले आएंगे। बिल्कुल, इसमें तो
कोई शक की बात नहीं है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो किए जा रहे थे। तो इस चीज को जो सामने रखते हुए कम से कम मेरे जहन में तो ये क्लियर था कि इस किस्म के फैसले आएंगे। आज हमारे काफी सारे दोस्त जो हैं उनको सजा हुई है, दिल बड़ा बोझल है। यकीन करिए कि जो हमारे बहनें हैं, भाई हैं, उनको सजा जिस तरीके से हुई है, ये एक अलग फैक्टर है कि मैं जो कानूनी स्ट्रेटजी थी उनसे मैं नहीं एग्री करता। मैंने सबको कॉल करके बिल्कुल रिक्वेस्ट भी की, हाथ भी जोड़े के देखें, आप अपना कहा केस संजीदगी से लें, आप अपने एविडेंस दें, आप वहाँ पे पेश हों, या आप जो 4 महीने की डायरेक्शन है इसके खिलाफ कुछ रिव्यू फाइल करें या जो भी है, तो आप मेहरबानी करके आप करें। अगर आप मुझे जो चले आप नापसंद करते हैं तो किसी और को कह दें कि वो कर दें, ताकि आपके साथ जो होने वाला है मामला वो संजीदगी से लें। आप इसको शायद उस संजीदगी से नहीं ले रहे जिसके ये मुतकाजी हैं। तो ये भी अनफॉर्चुनेट, आप देखिए ना, आप जजमेंट पढ़े तो आपको पता लगेगा कि हमारे अलावा किसी ने एविडेंस भी नहीं दिया। देखिए सियासी केस होते रहते हैं सर, सियासी केसेस हमेशा इस मुल्क में होते रहे। भुट्टो साहब की फांसी भी सियासी केस था। नून वाले कहते हैं उनके अपने सियासी केस हैं, पीपल्स पार्टी के अपने हैं, हमारे अपने। गुजारिश ये होती है कि इन तमाम के होने के बावजूद आपको अपनी जो लिटिगेशन स्ट्रेटजी होती है या उसको बड़ा सीरियसली लेना होता है। आप अगर सिर्फ मजलूमियत का कार्ड खेलेंगे तो वो शायद आपके हक में इतना मौसर तरीके से ना जाए। आपको वहाँ पे मतलब मैंने जब जिस दिन ये डायरेक्शन हुई थी 4 महीने की, यकीन करिए हम दोनों भाई, हम क्योंकि वकला भी हैं, प्रैक्टिशनर हैं, हम बैठ के हमने एक एक चीज अपनी एक्टिविटी डॉक्यूमेंट की। और हमारी जो टीम थी फैसलाबाद में वो भी बहुत ही शानदार वकला थे। रामे साहब, ये नजीब फैसल चौधरी साहब, दूसरे हमारे जो दोस्त साहब थे, उनको एक एक चीज प्रोवाइड की, मीटिंग्स की, और वहाँ पे कोई किसी किस्म का सुकम नहीं छोड़ा और वहाँ पे अपने आप को बरी करवाया। इस पे काफी मेहनत होती है, लेकिन मेरी बात को शायद पॉलिटिकल मुखालफत या किसी जगह नाराजगी का खतरा होगा, वो नहीं लिया सीरियस। तो आज यकीन करें दिल बड़ा बोझल है। इतने हमारे दोस्तों को सजा हो गई है, इतने हमारी बहनों को, भाइयों को, तो इस पे कौन खुश हो सकता। अच्छा, अब तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी तौर पर जिस तरह से इन केसेस को डिफेंड किया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, उस तरह से डिफेंड नहीं किया गया या अदालत में अपना मौक़िफ़ नहीं रखा गया? जी अपना सर गुजारिश ये है ना कि आप कोई भी जो चीज करते हैं उसके लिए आपको जो मामलात करें, देखिए ना, सबसे पहले हमारा हम अपनी बात करते हैं, फिर ही हम दूसरों की बात कर सकेंगे ना। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सियासी मुकदमे, इन्वॉल्वमेंट भी सियासी है, पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी देखिए, हमारे एक तो कैदीन आपस में लड़ते हैं, पार्टी के अंदर लड़ाई है, फिर हमारी अपोजिशन में के साथ लड़ाई है, पार्लियामेंटेरियन के साथ लड़ाई है, फिर सर हमारा जो है वो हुकूमत के साथ लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, पुलिस के साथ लड़ाई है, जजेस के साथ लड़ाई है। अब सर इतनी लड़ाइयां एक पार्टी नहीं लड़ सकती, इसके लिए तो फौज भी नहीं लड़ सकती जितनी लड़ाइयां हमने खोली हुई है। कोई सियासी लाएमल आपको नजर नहीं आएगा, कोई कानूनी लाएमल नजर नहीं आएगा। महज एक स्टेटमेंट आती है, गैर संजीदा स्टेटमेंट। सब कल देखिए ना, अली मीन साहब की तरफ से वो जो बयान आया है केपी में या पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, क्या वो कुछ संजीदगी का मजहर तो नहीं है? सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। कारकुनान जो है वो भी बेचारे पिस रहे हैं। अब इसमें 70 के करीब इसमें एक्विट हुए हैं, लेकिन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जी कि वो नहीं थे। गुजारिश ये है कि इस सारी चीज को भी तो किसी ने देखना है कि हमने आखिर कितनी लड़ाइयां लड़नी है। हम इतनी लड़ाइयां कोई भी सियासी जमात नहीं लड़ सकती। याद रखिए, मजलूमियत अपनी जगह है, कार्ड अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। सियासत का डसा सर पानी भी नहीं मांगता। जो हालात इस वक्त फैसला साजी के हैं, जो इस वक्त कानूनी स्ट्रेटजी के हैं, वो ऐसा इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे कारकुनान ने लड़ा और जो हमारी तंजीमों ने लड़ा, वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन आज हम इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हम किधर हैं? यानी 5 अगस्त की तारीख आप छोड़ दें, ये सजाएं, ये ना भी होती तो हम किधर भी नहीं थे। हम हमारी शकत ही नहीं है हमारे लोगों में।
हमारे कारकुनों में सख्त है, हमारी लीडरशिप में सख्त ही नहीं है, कोई लाएमल नहीं है, कोई बात। और सब चीजों का नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को अब जेल में उनकी कैदोबंद लंबी होगी, पहले भी लंबी हो गई, आइंदा भी लंबी होगी। अब आपने एक एक दरवाजा करके सारा बंद कर दिया उनकी रिहाई का, तो अब तो कोई इवेंट भी नहीं आप क्रिएट कर सकते, किसी इवेंट का वेट भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी परेशान करने वाली चीजें हैं ना सर। एक ऐसा अब हमारी तो लेकिन इसमें फैसल चौधरी साहब, इसमें हमने जो केसेस के फैसले देखे सरगोदा में भी और फिर लाहौर में भी, जो बड़े रहनुमाओं को सजाएं हो रही है। मुझे ज़ाहिर बात है इंडिविजुअली मैं हर उस केस का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो बड़े रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं, पार्टी लीडरशिप को सजाएं हो रही हैं, वो कंस्पिरेसी के अंडर जो है वो उनको हो रही हैं कि उन्होंने साजिश की और इनको सजाएं हुई। कानूनी तौर पर आप इस नुक्ते को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी पीटीआई की लीडरशिप लपेट में आ रही है और जो है वो सबको सजाएं जो है वो हो रही हैं। तो यहां पर क्या इनके पास कोई लीगल डिफेंस था जो नहीं इस्तेमाल किया गया? अगर आप जजमेंट आज वाली पढ़े, देखिए सरगोदा वाली जजमेंट तो खैर काफी मज़ाक़ खेज है। वो तो ऐसी बुनियाद पर सजा दे दी कि उन्होंने पीटीआई से नाताल्लुकी का इज़हार नहीं किया, तो वो तो एक उन्होंने वैसे कर दिया। जो लाहौर में जजमेंट आई है उसमें उन्होंने ये अडॉप्ट किया है कि जो मौके पे मौजूद है उसको सजा दे दी, जो नहीं था शाह महमूद कुरैशी समेत उनको उन्होंने शक का फायदा देके बरी कर दी। अब यहाँ पे आज जो हुआ है इस पे अगर आप पैराग्राफ 13, 14, 15 पढ़े तो उसमें जैसा भी लिखते हैं कि एविडेंस नहीं दिया गया। तो अगर आप वहाँ पे गैर हाजिर थे, हमने वहाँ पे सर ये किया था कि 342 का स्टेटमेंट होता है, ये टेक्निकल बातें हैं, और वो भी दिया, ऑन ओथ भी गवाही की, डिफेंस विटनेस भी पेश किए और अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी साथ में लगाया। जो 6 से लेके 10 तक या 5 से लेके 10 तक हर जो हमारी एक्टिविटी है वो डॉक्यूमेंटेड थी, वो हमने वहाँ पे पेश की कि जी ये आप हमारे ऊपर इल्जाम है और ये आप देख लें। तो उस पे जज साहब ने हमें शक का फायदा दिया और बाकी 70 दोस्तों को और को ये दिया। अब गुजारिश ये है सर कि अगर आप एविडेंस नहीं देंगे, आप अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, आप अपने मुकदमे को संजीदा ही नहीं लेंगे, तो फिर सर शिकायत मुश्किल होती है ना करना। आपको पता है इसमें कोई शक की बात नहीं कि हुकूमत भी आपके खिलाफ है, जुडिशरी में भी आप पे कोई हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन वगैरह तो होती है उनकी है, ये सारी चीजों को इल्म है तो है ना आपको। तो फिर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है इतनी गैर संजीदा लावाली किस्म की आप रख रहे हैं, ना पता होता है। जिस दिन ये 40 दिन की 4 महीने की डायरेक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट से, मैं उस वक्त, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारी टॉक सुन लीजिए, मेरे स्टेटमेंट छपे हुए हैं, हाथ जोड़े हमने कि सर ये आपको ले दे के बैठ जाएंगे, आप खुदा के लिए कुछ। इन्होंने कहा पता नहीं किस बुग़्ज़ में क्यों कह रहे हैं। फिर आज जो है उसका शख्साना ये है कि हमारी पूरी लीडरशिप अंदर है और वो आप बेचारे इधर हाइड करेंगे, सजे कभी होंगे, जो भी होगा तो एक डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड जो है वो लगेगी। और जो मौजूदा क़यादत जो बाकी मानदा है उनके पास तो सख्त ही नहीं है, ना वो पॉलिटिकल विजन है, ना कोई पॉलिटिकल लाएमल है, ना कानूनी कोई लाएमल है। तो इसमें कारकुनान किधर जाएंगे? इमरान खान साहब अंदर है, ये सारी बातें। देखिए फैसल साहब, जो पिछली दफा भी जब लाहौर वाले केस का भी फैसला आया तो उसके बाद भी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत ज्यादा बात हुई और कहा गया कि पता नहीं क्या मामला है, पार्टी के अपने अंदर से तनकीद हुई। अभी भी जैन कुरैशी का नाम है, जो आज फवाद चौधरी भी जो है वो उनमें शामिल है, चले वो तो एक अलग केस है, लेकिन जो शाह महमूद का मामला है और फिर पार्टी के अंदर से जो इस तरह के फैसलों के बाद जो लोग बरी हो रहे हैं उन पर आवाज उठती, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बचगाना और फजूल और अहमकाना बात है, जहलाना बात है ना। आप क्या फांसी ले लें सारे? आपको यकीन दिलाने के लिए फा लगना है सबने, क्या करें? लोग 2-2 साल से अपनी फैमिलीज को जो है बर्बाद करके, अपने कारोबार बर्बाद करके, अपनी सेहतें बर्बाद करके, जेल काट के अपने आपके साथ है, फिर भी अगर आप उंगलियां उठाते हैं तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं, बेशर्मी कोई नहीं, बेहयाई कोई नहीं है। यानी आपको किसी की कुर्बानी का, किसी की तकलीफ का, किसी की एहसास ही नहीं है। अगर कोई गलती से शाह महमूद साहब बरी हुए तो उनके खिलाफ एक पूरा शुरू हो गया। ये देखे बगैर वो बंदा जिसने 2 महीने ज्यादा और में कभी कैद नहीं काटी, यानी कभी उसमें भी नहीं गए, वो 2 साल से जेल, और 8 महीने में सारी जाली FIR में उनका जो है 9 मई की है जिसमें उनका नाम डाला, वो तो थे ही नहीं, कराची में थे। तो ऐसी बातें करने वालों को खुद भी कोई शर्म मजा आनी चाहिए ना। उसको
और उसको कौन शह देता है? पार्टी में वो लोग जो मौजूद है, जो डरते हैं कि पुराने लोग ना आ जाए, वो इनको ये करते हैं। और खुद उनकी हालत ये है कि उनके घर पे उनकी गली में गश्त करने वाली गाड़ी चली जाए ना पुलिस की, 2 दिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। ये तो इनके हालात है। वीडियो की ग्रुप वीडियो बना के आप 26 नवंबर को इनमें से कौन था? 3-4 के अलावा कोई था? ये सारे भागे हुए थे। 4 अक्टूबर को किधर से भागे हुए थे? 9 फरवरी को ये सारे भाग गए थे। जंग के दौरान जो है वो भाग गए। अभी 5 अगस्त में भी भागे हुए हैं। कोई है आपको कोई नजर आता है कोई ग्राउंड पे कुछ कर रहा है या कुछ बात कर रहा है या कोई लामल दे रहा है, कुछ अकल की बात कर रहा है? ठीक है, कल पार्लिमानी कमेटी केपी ने इजलास किया ना, उन्होंने कुछ गौर किया है कि मामले की हसासियत क्या है, इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं। सीएम साहब ने बयान दाग दिया, शाम को वापस ले लिया। ठीक है जी, ये कोई पार्टियां, इतनी बड़ी पार्टी इस तरह से चलती है सर? ये कोई तरीकेकार है? कोई मतलब कोई संजीदगी का आपको कोई एक अयोटा ऑफ एक % भी संजीदगी नजर आती है आपको? पता जी, वो गरीब मामला है। अच्छा, अब ये मुझे लास्टली बताइएगा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस वाला मामला है या डी सीटिंग वाला मामला, अब इसमें क्योंकि जारी बात है एमपीएस भी हैं, सेनेटर भी हैं, एमएनएज हैं, पीटीआई के लोगों का कहना है कि हम अपील में जाते हैं तो अपील लगती नहीं है, वहां पर सुनवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। ये जिनके हवाले से फैसले आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं इनका फ्यूचर आपको कानूनी तौर पर जो है और पॉलिटिकली क्या नजर आ रहा है? नहीं देखिए सर, ये तो मैं को 8 हफ्ते पहले प्रोडिक्ट कर चुका हूँ। ये तो सारे फर्क हो गए और इनके ऊपर तो बाकायदा ये है, ये जो खासकर पार्लियामेंटेरियन है ना जी, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, ये मेजोरिटी को फारिग करना है और पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस उनकी कम करनी है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खासकर लोग जो है उनको जो टारगेट किया जाएगा। और ये पता, अभी आपने जो बात की है, ये किसको नहीं पता कि आपकी पिलें नहीं लगेंगी, जुडिशरी में आपका हाथ नहीं होगा, तो फिर आपने क्या किया इसका काउंटर भी तो आप ही ने करना है ना। हम ही है ना टारगेट, या हम ही लोग हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा लाएमल क्या है, हमने कितने लोगों को साथ मिलाया है? हद तो ये है कि महमूद खान चकधरी साहब एक पार्टी के, एक हल्के के लीडर हैं, ठीक है जी, सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, वो वाजिबुल एहतराम है, उनका कोई नहीं है। आपको महमूद खान चकधरी साहब को पंजाब और केपी में क्या असर है? क्या वो बंदे निकाल सकेंगे? डेफिनेटली नहीं निकाल सकेंगे। अपनी अपनी डेट इनकी मस्जिद है, अली अमीन किसी और को नहीं मानते, बहुत सारे लोग अली अमीन को नहीं मानते, तो सारे एक दूसरे को ना मान के लड़ के यहाँ पे किसी की चोंच और किसी की दुम जो है वो हो जाएगी। और बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे फैसल चौधरी, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदा तय पा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब दोनों ममालिक खुसूसन तवानाई के और तेल के शोबे की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक के साथ जो है वो काम करेंगे। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त हम एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में है जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी और मुमकिन है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करता हुआ नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ तारीखी तिजारती मुआहदा जो है वो कामयाबी के साथ तय पा गया है, जिस पर उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ारत ख़जाना ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा दोनों मुल्कों में इक्तसादी ताउन के नए दौर का एक आगाज साबित होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये जो पेशरफ्त है, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से ये डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ भारत के हवाले से भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो देखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से भारत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जो है वो एक सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 25% टैरिफ जो है वो भारत पर जो है वो आयद कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत हमेशा से अपने फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार जो है वो रूस से
खरीदता आया है और तवानाई के मामले पर भी रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस से ये मुतालबा कर रही है कि यूक्रेन में कत्ल गारत जो है वो रोका जाए, ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अमेरिकी सदर ने फिर उसके कुछ ही देर बाद जो है वो ये भी जो है वो ऑर्डर उनका सामने आया है जिसमें भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां भी लगा दी गई और पाबंदियों का ये जो शिकार भारतीय कंपनियां थीं, ये उन कंपनियों में शामिल थीं जो ईरान के साथ तेल की तिजारत करती थी। अब ना सिर्फ बैरूनी महाज पर भारत के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी जो है वो मोदी की हुकूमत पर दबाव बढ़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को नई दिल्ली में होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, उसमें भी अपोजिशन की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। अपोजिशन लीडर्स ने लोकसभा में मोदी सरकार पर अमेरिकी सदर के सामने सरेंडर करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के लीडर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मोदी ने बोल दिया कि ट्रंप झूठा है तो फिर ट्रंप जो है वो खुलकर बोलेगा और सच्चाई खोल के रख देगा। और भी रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म में हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पॉलिसी हुई, उस पर भी भारतीय हुकूमत और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सख्त और कड़े सवालात किए। ये इनमें से जो कुछ बयानात थे वो भारतीय पार्लियामेंट की डिबेट से थे और फिर भारतीय वज़ीर आला का भी बयान आपने जो है वो देखा। बहरहाल ये जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के हवाले से अमरीकी पॉलिसी क्यों इस कदर बड़ी शिफ्ट जो है वो देखी जा रही है और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कितने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इस पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, सबसे पहले तो ये जो हमने जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट्स देखी हैं, टैरिफ के हवाले से, तिजारती मुआहदे के हवाले से और अमरीकी सदर का बयान कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और आपके ख्याल में इसके असरात क्या होंगे? जी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि टैरिफ की क्या फैसला हुआ है, लेकिन जो जनरल वर्डिंग है वो पॉजिटिव लग रही है। उसमें यह है कि जी ट्रेड बढ़ेगा और जो चीज़ें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इंटरेस्ट में उन पर टैरिफ कम हो जाएगा। डिटेल्स नहीं है, लेकिन दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर का मैंने देखा था जो उन्होंने उस पर कहा है, तो क्यों नहीं उन्होंने टैरिफ का भी रेट बताया, उसकी कोई वजह होगी। शायद दूसरे मुल्कों से अभी नेगोशिएट हो रहे हैं, शायद कुछ डिले से हो, लेकिन जो ओवरऑल मुझे इम्प्रेशन मिल रहा है कि टर्म्स मेरा ख्याल अच्छी होंगी, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऐलान किया था कि हम देख रहे हैं दोनों को मुश्तरका तौर पर कि कैसी ऑयल कंपनी को सिलेक्ट करें जो सर्वे करे ऑयल के। पाकिस्तान में तो बहुत देर से ये ख्याल है बहुत, और जो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ईरान और पाकिस्तान की जो ऑयल है वेल्स नीचे से अंडरग्राउंड कई जगह पे इकट्ठे हैं और हमारे यहाँ मुख्तलिफ वजूहात से वो उनको टैप नहीं किया गया। ऑफ कोर्स एक रीज़न तो ये रहा है कि हम पिछले 1979 जब सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया था इस इलाके में आया था, और फिर 2011 के बाद अब समझे अब जो कुछ हुआ 9/11 के बाद, और अब 2025 में पहुंच गया। 46 साल पाकिस्तान में अमन नहीं था, और जब भी अफ़गानिस्तान की खबर आती थी उसके साथ पाकिस्तान को नक्शे पे जुड़ा हुआ दिखाया जाता था, जिसका मतलब ये कोई जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं थी। अब जो कि ये जो जंग पाकिस्तान भारत की हुई है, जो आप पूछेंगे तो बात करूँगा, उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। अब अगर वाकई अमेरिका इस इलाके में आता है लेट्स से ऑयल ड्रिलिंग के लिए या मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, चाहे वो कॉपर हो चाहे और चीज़ें हों, मुझे रेयर अर्थ्स का तो नहीं पता कि अभी उन्होंने वो डिस्कवर किया या नहीं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली अगर वो आएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ जो ख़तरा था कि क्योंकि चीन यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत सी ताकतें पूरा जोर लगा रही थी और इलाके की जो कुव्वतें जोर लगा रही थी कि यहाँ अमन ना हो, ताकि कोई ये चीन का जो और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है आगे ना बढ़े, सीपैक आगे ना बढ़ सके। तो अगर तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट होगी
तो मेरा ख्याल है ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है कि अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा कि इस इलाके में स्टेबिलिटी हो, इस इलाके में, क्योंकि पहले अमेरिका का पाकिस्तान का जब से सोवियत यूनियन, जब से अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, उस वक्त से उनका इंटरेस्ट कम हुआ है सिवाय काउंटर टेररिज्म के। लेकिन हमने देखा ये है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उसमें वो तवातुर से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हक में। एक तो 6 महीने उनको हो गए जब उन्होंने पहला एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाइडन साहब के दौर में तो बिल्कुल कूलनेस थी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, उतने ख़राब नहीं थे जितना बाइडन साहब के दौर में थे। लेकिन ये है कि जब उन्होंने ये तारीफ़ की उसके बाद जनरल कोरेला जो सेंटकॉम के हेड हैं रिपीटेडली पाकिस्तान को कहने लगे फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, यानी कि दहशत गर्दी खिलाफ पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इत्तेहादी। और फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत देर के बाद हुई हैं, तो इससे ये लग रहा है कि एक सोची समझी बात है। और ये कोई ऐसे ही नहीं जो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी तबीयत के उनकी ऐसी है कि घड़ी में तोरा घड़ी में माशा और वो बदल सकते हैं, मुझे नहीं पता बदलेंगे नहीं, लेकिन मैं तो आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये एक तसलसल से। अगर इस तसलसल को पढ़ें और ये भी देखें कि उनको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है और उनके लोग यहाँ आए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल के, और उन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस्लामाबाद में, उनकी भी अमेरिका में नुमाइंदगी हुई है, तो लग ही रहा है कि उनके यहाँ भी ये फीलिंग है कि हमने जो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ा हुआ था पाकिस्तान को, पाकिस्तान इन इट्स ओन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेमोन्स्ट्रेट हो गया जब अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। राइट, लेकिन इस पे कसूरी साहब जो पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पिछले 24 घंटों में हमने जो डेवलपमेंट्स देखी उसमें एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी अप्रोच है वो सामने आई, लेकिन साथ ही जो भारत के हवाले से अप्रोच है वो भी हमने देखी। और ना सिर्फ वो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान दिया उसमें एक तो उन्होंने टैरिफ आयद किए, बल्कि भारत को तो उसमें उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो अमेरिकी पॉलिसी है वो आपको क्या नजर आती है? पहली बात तो जो सितम ज़रीफ़ी है, भारत को ये गिला था कि पाकिस्तान हमको हाइफनेट नहीं आप करें, हमें ये गिला था कि हमें भारत की नज़र से देखा जाता है अफ़गानिस्तान की नज़र से, क्योंकि हमारा महल वकू, हमारी जो अपने मुल्क की शनाख्त है, हमारा एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है सारी इस्लामी दुनिया में, हमारी बैटल टेस्टेड आर्मी है, बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आबादी है, जो हमारी नौजवान आबादी है, जो कि आम तौर पर एक डिविडेंड समझा जाता है डेमोग्राफिक, ये सारी चीज़ें हमारे हक में है। तो अमेरिका क्यों हमें देखता है भारत से या अफगानिस्तान से नत्थी करके? अफगानिस्तान से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 45 साल आपके सामने गुजर गए हैं जिसमें हम नत्थी हो गए थे, शायद पार्टली हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आज वो मौका नहीं डिस्कस करने का, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं ये अफगानिस्तान के सिलसिले में। बात करने वाली ये है कि जो अमेरिका ने अब ये सोचा, और जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी सेंटकॉम के हेड या आए थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस की थी, सेंट्रल एशिया के जो टॉप मिलिट्री लीडर्स आए थे, तो जो एक अपनी पाकिस्तान की अहमियत है सेंट्रल एशिया के मुनासबत से, गल्फ की मुनासबत से, इस्लामी दुनिया के मुनासबत से, कॉमन एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर होने की मुनासबत से, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में ये सिंक हो रहा है कि पाकिस्तान को एक महदूद जाविये से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये सारा तसलसल देखें इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी का जो बात हुई और उसकी बहुत कानून पाकिस्तान में भी उसका बहुत चर्चा हुआ, तो लग रहा है कंसिडर्ड पॉलिसी है। और आपने कहा पाकिस्तान इंडिया के सिलसिले में, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान भी एतराज कर रहा था, पाकिस्तान भी एतराज कर रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी तय समझता है इंपॉर्टेंट मुल्क है जो कि है, हम समझते हैं हम इंपॉर्टेंट मुल्क है जो कि है,
हमने बेड़ा गर्क अपना खुद किया हुआ आपस में अंदरूनी तौर पे लड़ के। और ये जो हमारे गले एक मुसीबत पड़ गई थी जब से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहां से निकला है अमेरिका, अच्छा। उसकी भी जो आईज पे कहते हैं ना ब्लिंकर्स थे वो रिमूव हुए हैं कि भी पाकिस्तान पहले हम नाराज होते थे, डबल गेम खेल रहे हैं, हमें नहीं मदद कर रहे हैं, पैसे हमसे ले रहे हैं, अफगानिस्तान से मिले हुए हैं, तालिबान से मिले हुए हैं। अब उसको गुजरे हुए 3-4 साल हो गए। अब उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान की शायद अपनी भी मुश्किल नहीं, मुझे तो पता है, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था, मैं उनको कहा करता था कि भाई उस किस्म की सिक्योरिटी जो आप चाह रहे हैं 100% हम अपने को नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप कैसे करेंगे? आप कहते हैं आपको 100% सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर ले, हमारे अपनी आबादी है, पश्तून आबादी है, हमें उसका सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो लग रहा है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों का अदराक हो रहा है और पाकिस्तान को ऑन इट्स ओन मेरिट देखना चाहते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदा, इस पर बात करने के लिए माहिर मैशत आबिद सुलेरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। ये जो आपने भी डेवलपमेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी, पाकिस्तान और जो अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील तय पाई है और फिर ऑयल सेक्टर का जिस पर ख़ास तौर पर जिक्र है, कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक ट्रेड रिलेशनशिप है उसके एक्सपेंशन का? देखिए, पहली चीज़ तो है पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील। और अगर हम देखें तो जो कंपेटिटिवनेस के हवाले से देखें तो हमें जो compete कर रहे थे जो ममालिक अमेरिका में टेक्सटाइल और गारमेंट्स में, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया और इंडिया, ये काबिल ज़िक्र ममालिक हैं। चाइना ऑफ कोर्स हर चीज़ पे सबको compete कर रहा था, चाइना को हम डिस्कस इसमें नहीं करते। अब अगर मैं देखूं तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारे जो टैरिफ होंगे वो गालबन उतने ही होंगे जितने कि ईयू के साथ है, 15% के करीब। और ये टैरिफ काफ़ी सारे फेवरेबल होंगे कंपेयर टू कंबोडिया, वियतनाम। अभी आज रात को जब अमेरिका में 12 बजेंगे और अगर ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद फर्दर निगोशिएशन नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका पे हतमी टैरिफ क्या लगे। लेकिन मैं काफ़ी पूरा उम्मीद हूँ कि टैरिफ के लिहाज से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास से क्या जाएगा कि हमारे टैरिफ कम होंगे, हमारे कंपेटिटर्स के टैरिफ जो हैं उन पे ज़्यादा लग रहे होंगे और वहाँ पे हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, बशर्त ये कि, और वो शर्त ये है कि हम अपनी थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस कर सके कि क्या हम इतने तैयार हो गए हैं कि हम वियतनाम या कंबोडिया या बांग्लादेश का मार्केट शेयर जो अमेरिका में था वो कैप्चर कर सकते हैं। उसमें हमारी वैल्यू एडिशन भी शामिल होगी, उसमें R&D भी शामिल होगी, क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट्स भी शामिल होगा और सबसे बढ़ के इंडस्ट्री को जो कास्ट ऑफ एनर्जी है वो भी शामिल होगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सके तो यकीनी तौर पे अमेरिकन मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है अपने कंपेटिटिव मुकाबले में। राइट, लेकिन ये जो आबिद सुलेरी साहब एक नया ट्रेड पैराडाइम जो है वो अमेरिकी टैरिफ्स के बाद सामने आ रहा है, आपके ख्याल में, क्योंकि अमेरिका की टिल्ट का झुकाव जो होता है, आपके ख्याल में इसका असर पाकिस्तान के लिए जो दूसरी मार्केट्स हैं वहां पर भी जो है वो हमें इसके असरात नजर आ सकते हैं? देखिए, यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो हमें GSP+ क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो उनका जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है GSP+, जो कि अब रीनेगोशिएट होना है, उसकी उनकी एक चेक लिस्ट है, मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं जिन पे हमने अमल दरामद करना है। आपने देखा कि पहले ही सेनेट ने कुछ जराइम जो हैं उन पे सजाए मौत की जो थी मैक्सिमम पेनल्टी वो ख़त्म कर दी है। और जो 2-3 कन्वेंशन जिस पे कि यूरोप पाकिस्तान की कंप्लायंस देखना चाह रहा होता है, एक वो ये सजा मौत वाला कन्वेंशन है, दूसरा ह्यूमन राइट्स का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कन्वेंशन है, तीसरे कुछ इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के हवाले से
कन्वेंशन है, लेबर लॉस के हवाले से कन्वेंशन है, तो वो तो एक पूरा उनका टिक वो मैट्रिक्स है, उसको टिक बॉक्स करेंगे और वहां पे आप देख सकेंगे कि जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा कंटिन्यू होता है या खुदा खासा कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका में तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिल रही है। यूके के हवाले से देखते हैं तो यूके और इंडिया ने ऑलरेडी एक सॉर्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो वहां पे शायद इस वक्त इंडिया को कम्पीट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिकी सदर ने ऑयल सेक्टर का जो जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है पाकिस्तान भी किसी दिन भारत को जो है वो ऑयल दे रहा हो, तो ये एनर्जी सेक्टर की जो कॉपरेशन है ये कितनी सिग्निफिकेंट हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान? 20 सालों में मुतअद्दिद हुकूमतों ने पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन की कोशिश की और मुझे कहना पड़ेगा कि शायद ज़्यादातर कोशिशें जो थी वो नाकाम कोशिशें थी। जो ज़ेरे समंदर तेल के ज़खायर हैं उनकी भी बात हुई, लेकिन वहाँ भी को बहुत कामयाबी नहीं हो सकी, दो वजूहात की बिना पे। एक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा लैक ऑफ फाइनेंसेस, कि आपके पास शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल फाइनेंसेस नहीं थे एक्सप्लोर करने के, या आपके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिनसे कि ऑयल को एक्सप्लोर किया जा सकता। ये दो चीज़ें अगर जो है अमेरिकन इंटरवेंशन से इन पे काबू पा लिया जाए तो शायद जो हमारा समंदर की तह के नीचे जो पाकिस्तान की मैरीन टेरिटरी है उसमें से ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू की जा सकती है। जो हमारा टेरिटोरियल जो है जो पाकिस्तान के अंदर केपी में या बलूचिस्तान में या कुछ पंजाब के बालाई इलाकों में अगर हम तेल की बात करें तो वहाँ पे जो तीसरा फैक्टर स्पेशली बलूचिस्तान में जो एक चैलेंज बन रहा था वो है सिक्योरिटी सिचुएशन, और उस सिक्योरिटी सिचुएशन को हमें जो है वो कंट्रोल करना होगा और इंश्योर करना होगा कि ठीक है। तो हमें इन तमाम चीजों को जो है वो देगा। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम आज आपने देखा, आज के प्रोग्राम से तय मेजबान मेहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।